मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हासिल हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाऊँगा नहीं, बस वही अपील करूँगा जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती रही है, आप इसकी जानिब तवज्जो दें। निश्चित उसकी तफसीलात है। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से भारत में अंधभक्ति है, किस किस तरह की ख़बरें सामने आती है, इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे साधुस बैठे हुए हैं और पुलिस है कि एक टारपल निकाल करके वहाँ से बम्बू से मिट्टी निकाल करके बम्बू के अंदर से आदमी को निकाल रहे हैं। दरअसल ये यूपी के उन्नाव में साधुओं एक शख्स को जिंदा समाधि करना चाह रहे थे। अब ये क्या खजाने के लिए किया जा रहा था, अंधी अकीदतमंदी में की जा रही थी, क्या कुछ हो रहा था। अब देखिए, बम्बुओं से नीचे पहले गड्ढा खोदा गया है, उसके ऊपर बम्बू डाले गए हैं, फिर उसके बाद मिट्टी डाला गया है और अंदर आदमी को जो है समाधि बना दिया गया है। जिसे ये कह सकते हैं कि जिंदा गाड़ा जा रहा है। अब जो इस सिलसिले में पुलिस ने जो है साधुओं को गिरफ्तार कर लिया है, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। बर वक्त इत्तला मिलने पर उस शख्स को भी बचा लिया गया है जिसकी जिंदा समाधि करने की कोशिश हो रही थी। ये यूपी के हालात है। नाज़रीन गिरामी, लोगों को किस किस तरह से उनकी भक्ति की वजह से, उनकी अकीदतमंदी की वजह से भड़काया जाता है, उल्लू बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब ये यूपी की उन्नाव से आ रही ख़बर है। इस सिलसिले में जो है पुलिस ने मामला दर्ज करने की ख़बरें सामने हैं और ये हमारा भारत है। और एक यूपी के अयोध्या से आई ख़बर है और ये हमारी हकीकत क्या है, भुखमरी क्या है, गुर्बत क्या है, इसको आप इस तस्वीर से महसूस कर सकते हैं, इन वीडियोस से। ये जो मिड डे मील होता है यूपी में, जो सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों को दिया जाता है, उसमें भात, जिसको ख़ास करके जो चावल खाया जाता है उसको भात कहा जाता है, और नमक दिया गया। क्या सूरत हाल है बच्चों की। न सीधे तौर पर बैठने की जगह है, ज़मीन पर बिठा करके उनको भात और नमक दिया गया। जबकि दावा ये किया जाता है कि जो है यूपी में स्कूलों की हालत और तरक्यात हो रही हैं, लेकिन ज़मीनी सतह की क्या सूरत हाल है, इस वीडियो को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो बनाने वाले ने जो है अलग अलग अंदाज में इसको शेयर कर दिया है और इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही यूपी हुकूमत इस बात को लेकर के। वह इसको थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुन ले, मैं फिर लौटता हूँ। ना तो अध्यापक जिम्मेदार है, ना तो प्रधान जी जिम्मेदार है। ये स्कूल की हालत यही है। नमक और भात बच्चों को खिलाया जा रहा है, ना यहाँ पे कोई टाट पट्टी है बैठने के लिए, ना तो सब्जी है, ना तो दाल है। और यहाँ दो चार लोग गार्जियन भी आए हुए हैं, सब नमक भात खा रहे हैं, बच्चे जितने हैं। यह स्कूल का यही है स्थिति। कौन पढ़ेगा, कौन अपना बच्चे को पढ़ाएगा हाँ इस स्कूल में। नमक भात के लिए नहीं है। ये तो वायरल कराओ डलाओ तो योगी बाबा तो इतना ना दिया तो है कि नमक भात खिलाई जाए, ना तो फल, ना फूल, ना दूध, ना कुछ। बच्चों को नमक भात केवल खिलाया जा रहा है। इसमें कुछ लिखा है जो मेन्यू में तो कुछ दिया ही नहीं, जो दिया भी है वो भी नहीं बन रहा है। नमक भात तो कहीं लिखा ही नहीं है।
तेल भी नहीं है। बच्चों के खाने की स्थिति देखा जाए। लुक नाज़रीन गिरामी, भारत में बच्चों के चोरों को लेकर के जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बाज़ जगहों पर वो हकीकत भी है, लेकिन बाज़ जगहों पर चूंकि अफवाहें इस कदर फैल चुकी हैं कि हर शख्स को जो है वो अपने बच्चों को लेकर की फिक्रमंदी हो रही है और हर शख्स को मशकूक हालत में देखा जा रहा है। कर्नाटक के विजयपुरा में एक सरकारी अफसर को बच्चों का चोर समझकर बेतहाशा मारा गया है। जी हाँ, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये हीरे बेवनूर नामी एक तोटा आता है, बाग आता है तालुके में, ज़िले के इंडी तालुके में। वहाँ पर ये सरकारी अफसर जो है घूम रहा था और जंगलाती और ज़मीनी सतह का अफसर था जिसकी काम होता है तहकीक करना। उसका नाम धिनोमन बताया गया है। लेकिन एक अपने खुसूसी सवारी में इस देहात में आने के बाद लोगों ने समझा कि अनजान आदमी गांव में क्या कर रहा है। उसका आईडी कार्ड निकाल करके देखा गया और मुख्तलिफ़ किस्म के, जाहिर सी बात है कि देहाती अलग अलग तरह शक की निगाह से देख रहे थे। फिर उसको पकड़ करके बुरी तरह से मारा गया और बाद में पुलिस के हवाले किया गया है। तब जाकर के पता चला कि वो बच्चा चोर नहीं बल्कि एक सरकारी अफसर है। जब अफवाहें फैलाई जाती हैं तो नाज़रीन गिरामी इसी तरह की सिचुएशन पैदा होती है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक साल 2017 के मामले में 2 पुजारियों को और एक कंडक्टर को यहाँ की ज़िला अदालत ने, जिसको एडिशनल अदालत कहते हैं पहले मरहले की, उसने सज़ा सुनाई है। दरअसल 2017 में एक कंडक्टर पर इल्ज़ाम लगा था कि नाबालिग के साथ 2 पुजारियों ने मिलकर के ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी। ये KSRTC कंडक्टर था जिसका नाम है रवि कुमार और पुजारी जिनके नाम बताए गए KN शास्त्री और राजेश्वर शास्त्री। कॉलेज जा रही इस लड़की से कंडक्टर की पहचान हो चुकी थी और उसके बाद जो है ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई थी। श्रीरंगपटना में ये सारा मामला पेश आया था, जिसको कार में ज़बरदस्ती बिठा करके ले जाकर के शादी करवाए जाने के इल्ज़ाम लगे थे। इसी सिलसिले में अदालत ने अब पुजारियों को इस कंडक्टर के खिलाफ मामला जो दर्ज करके बल्कि जो है सज़ा दी गई है। नाज़रीन गिरामी, आज एक अहम तरीन शख्सियत से हमारी सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हालात बने हैं, इसमें मुस्लिम नौजवानों को सियासत में किस कदर हिस्सा लेना चाहिए और जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है वो अपनी सोच और फ़िक्र और तख़य्युल के साथ धीरे धीरे सियासत में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेकुलर पार्टियाँ होती हैं। इस सिलसिले में सीधी बात हमेशा कोशिश करता है कि उनकी सोच और तख़य्युल, उनके अलग अलग जो है वो एक तरक्की याफ्ता ज़माने की सोच हुआ करते हैं। सोचते हैं कि उनके अगर नॉलेज जो है वो अगर हम तक भी शेयर हो तो हमारे नाज़रीन तक भी पहुँचे तो उसका फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस तरह एक स्टूडियो में इंटरव्यू लिया गया है, आप भी उसको सुने। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात के सिलसिले में आप जानते ही हैं कि जो लोग अपने कौम के लिए खिदमत करते हैं और अपनी कौम को सामने लाने के लिए अपने अनथक जद्दोजहद कोशिशों और सारी अपनी ज़िंदगी की पूंजी लगाते हैं, उनको अव्वलियत इस वजह से देता है कि वो कौम की फ़िक्र करते हैं। ऐसे बहुत सारे नौजवानों से, बहुत सारे लोगों से सीधी बात अज़बख़ुद मेरी मुलाकातें होती रहती हैं। उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उनके तख़य्युल से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। ऐसी एक शख्सियत इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है जिनका नाम अहमद अली बेग है। दरअसल एक बहुत बड़ी कंपनी चलती है बेंगलुरु में जो जियो ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, उसके चेयरमैन भी हैं, फाउंडर भी हैं और अगले दिनों में इंशाल्लाह उनका ख़्याल है कि वो सियासत में जाना चाहते हैं। जो एक कारोबारी बन कर के, एक ताजिर बन कर के इस वक्त जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपने अलग लाइन से, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस लाइन से भी जो है हम लोग लोगों की और कौम की फलाह बहबूदी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके सामने हैं। अहमद अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में। मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन भी आपकी फ़िक्र से, आप जो काम कर रहे हैं मकामी सतह पर, वो मेडिकल तिब्बी सेहत से हो या आप जो उलमा इकराम या मदारिस या सियासत में आने के बाद क्या कुछ कर सकते हैं। तो मैं सियासत से हट करके एक सवाल ज़रूर करूँगा। आपने जो एक इस वक्त कोलार में ख़ास करके एक तिब्बी मेडिकल सतह पर कुछ काम कर रहे हैं जो अलग अलग सुर्खियों के साथ आया, आखिर क्या वजह है उसकी, क्यों इस तरह हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
देखिए मौलाना, एक्चुअली जो कोलार डिस्ट्रिक्ट के मामले में जो मेरी मेहनत में शक्कत है, क्योंकि तो कोलार डिस्ट्रिक्ट से एक मेरा लगाव है। लगाव इसलिए है कि कोलार डिस्ट्रिक्ट में मैं ख़ास तौर से मेरे कोलार की पैदाइश है और KGF में मेरा बड़ा होना, पलना, एजुकेशन के मामले में, हर चीज़ के मामले में KGF से ननिहाल है और मालूरा के हमारे वालिद साहब का वतन है और मुलबागल मेरी असरी तालीम हो या दीनी तालीम हो, मुलबागल से जुड़ी हुई चीज़ है। तो गोया पूरा कोलार डिस्ट्रिक्ट से मेरा एक लगाव है, चाहे वो मुलबागल हो, बंगारपेट हो, KGF हो, मालूर हो, कोलार हो, श्रीनिवासपुर हो, हर चीज़। लेकिन मैंने देखा कि कोलार के अंदर खास तौर से उम्मत मुस्लिमा हर लाइन से परेशान हाल है। तो अब मैंने सोचा कि बेंगलुरु में रहकर, हम बेंगलुरु में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी का नाम भी है, ऑल ओवर बेंगलुरु कर्नाटका हमारी कंपनी से वाकिफ है। तो मैंने सोचा कि कोलार में क्यों ना हम तवज्जो करके, चाहे बिजनेस लाइन से हो, तिजारती शक्ल से क्यों ना हो, और ख़ास तौर से हेल्थ की वजह से लोग बहुत परेशान हाल हैं। और कोलार के अंदर इसलिए परेशान हाल हैं कि अपना टैबलेट लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता, हॉस्पिटल को जाने तक उनके पास, ऑटो तक का खर्चा उनके पास नहीं रहता। कोलार ही नहीं, कोलार डिस्ट्रिक्ट के सारे शहरों के अंदर का। तो मैंने सोचा कि लोगों को हेल्थ के हिसाब से, तिजारत के हिसाब से, और आपने अभी कहा था कि पॉलिटिक्स की तरफ मेरा रुझान है। पॉलिटिक्स में जाने का वजह एक ही है, हर आदमी पॉलिटिक्स में कोई अपना पावर बनाने के लिए जाता है, कोई अपना मकाम बनाने के लिए जाता है। जी। कोई सोचता है कि मैं कॉर्पोरेटर बनूं, MLA बनूं, या पुलिस के ऊपर दबाव डालूं, या आवाम के ऊपर दबाव डालूं। लेकिन इस मर्तबा मेरा पॉलिटिक्स में जाने का ये मकसद नहीं। मैं सोचूं कि ये पॉलिटिक्स जो लोग होती है, जो सोच है, जो लोगों की गंदी सोच है कि ये इसलिए है कि भाई पॉलिटिक्स में जाएंगे हमको एक पावर मिलेगा, फेम मिलेगा, लोग हमारी इज्जत करेंगे। मेरा पॉलिटिक्स में जाने का मकसद ये नहीं है। मेरा अलग नजरिया है कि पॉलिटिक्स की शक्ल में लोगों को ताजिर बनाओ, ताकि वो खुद अपने पैसों से हॉस्पिटल ले जाए, या अपने अखराजात करे, या अपनी माँ बहनों की खुद अपने पैसों से शादी करे, अपना घर के सारे अखराजात खुद चलाए। इस नज़रिए से मेरा पॉलिटिक्स में जाने का मकसद है। वरना तो मुझे कोई चीज़ ही नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ। ये अल्लाह ने तो मुझे वैसी इज्जत और शोहरत और दौलत दे रखी है। जी जी, सही बात। तो ये जो आप तिब्बी सतह पे वहाँ पे जो काम कर रहे थे, कि जैसे आपने वहाँ का सर्वे भी किया है, जी जी, कोलार में, जी, गुर्बत लोगों में किस हद तक है? जैसे मैंने सुना है कि आपने ज़मीनी सतह पर वहाँ पर सर्वे करके बहुत सारी चीज़ जमा की, आप क्या कहेंगे इस चीज़? देखिए, गरीबी और तिब्बी शक्ल में मतलब कि लोगों का हाल ये है कि 2-2.5 हज़ार किराया बनने तक उनके पास पैसे नहीं। इतनी हाल, महीने में किराया उनका 2 से 2.5 हज़ार होता है। तो यहाँ बेंगलुरु वालों के लिए या किसी और शहर के लिए 2-2.5 हज़ार तो 1-2 रोज में ऐसा ही उड़ा सकते हैं। मैक्सिमम कितने लोग, कितनी फैमिलीज होंगे? देखिए, पूरे लगभग मेरे जो सर्वे के हिसाब से है, कोलार के अंदर 1.25 लाख घर रहते हैं, हर चीज़। लेकिन उसमें जो गरीबी तबका है, लगभग 55 हज़ार के करीब गरीबी तबका है, सिर्फ कोलार की हकीकत बोल रहा हूँ। तो 55 हज़ार घर ऐसे हैं कि खुद अपने चूल्हा जलाने तक उनके पास पैसे नहीं है। ये हालात कोलार। तो आपने उनके लिए एक कारोबारी सतह तक काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठेला वगैरह दे करके? नहीं, देखिए, कारोबार में ठेले की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। चाहे वो कॉर्पोरेटर क्यों ना, ये कारपेंटर क्यों ना हो, चाहे ठेला वाला क्यों ना हो, चाहे फ्रूट वाला क्यों ना हो, गोश्त वाला क्यों ना हो, या बीड़ी बुनने वाला क्यों ना हो, या नाफे जो सिल्क जो मर्चेंट है उनकी तरफ से क्यों ना हो, या घर में औरतें जो अपने घर काज करते हैं उनकी शक्ल में क्यों ना हो। हमारी कंपनी ने ये सोचा है कि लोगों को ताजिर कैसे बनाए, वो लगभग महीने को 20 से 30 हज़ार कैसा कमाए, जिसमें इंशाल्लाह 20 से 30 हज़ार अगर वो कमाने वाला बन जाएगा तो उसकी हर चीज़ सही हो जाएगी। हर महीना बगैर मेहनत मुशक्क़त के इंसान अपना खून पसीना बहाकर खुद अपने अखराजात से अपना घर चला सकता है। तो सारे 55 हज़ार या 60 हज़ार घर जो हैं, तो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को तिजारत की शक्ल में मजबूत कर दिया जाए। मैंने कई मीडिया में देखा, आपके चैनल में भी देखा, मैंने कई यूट्यूब के चैनल में भी देखा, हर लोग यही कहते हैं कि भाई एजुकेशन पढ़ो, एजुकेशन पढ़ो। मेरे भाइयों, हर आदमी एजुकेशन के मामले में स्कॉलरशिप देता है,
गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है, जेडीएस वाले भी स्कॉलरशिप देते हैं, कांग्रेस वाले भी स्कॉलरशिप देते हैं, बीजेपी वाले सारे लोग स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन मेरे ये नज़रिया है कि स्कॉलरशिप देने से घर का मसला हल नहीं होता। अगर हम स्कॉलरशिप भी दे देते हैं, एक मेरा भाई अगर कॉलेज पढ़ रहा है, उसे स्कॉलरशिप मिल गई, कोई आया, कोई एमएलए आया, उसको फ्री सीट भी दिला दिया, वो फ्री सीट पढ़ने से बेहतर है कि उसका मजबूत हो फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर वो कॉलेज में जाके एग्जाम लिख रहा है, एग्जाम में लिखने के वक्त भी ये सोचता है कि मेरी माँ खाई हुई कि नहीं है, मेरी बहन का मसला कैसा होगा, मैं फेल हो जाऊंगा कि पास हो जाऊंगा, बेचारा वो घर की फाइनेंशियल की वजह से इतना मजबूर हो जाता है कि एग्जाम भी सीधा नहीं लिख पाता। तो मैंने सोचा कि हर आदमी एजुकेशन के ऊपर बात करता है, क्यों ही कोई आदमी चाहे कर्नाटका के अंदर ही क्यों ना हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर क्यों ना हो, क्यों नहीं हम ये सोचते कि हमने कई एमएलओ की हिस्ट्री देखी है, कई ताजिरों की हिस्ट्री देखी है, चाहे अंबानी से लेकर, मुकेश अंबानी से लेकर, विजय मल्ल्या से लेकर कई ताजिर हैं, चाहे वो हल्दीराम हो, चाहे वो कोई और बड़े बड़े ताजिर क्यों ना हो, चाहे ओला क्यों ना हो, बाटा क्यों ना हो, टाटा क्यों ना हो, सबको देखा है, सब ये गरीब तबके से निकले हुए आए। लेकिन उन्होंने एक सोच बनाया कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, दुनिया में मेरा नाम कमाना, मेरा नाम बनाना है। तो वो सोच कर आगे बढ़ गए। हर गरीब तबका भी ऐसा बन सकता है। उसके ऊपर अगर सारे अवाम, सारे एमएलए या सारे पॉलिटिक्स या पूरे अमायदीन शहर या उलमा इकराम सारे अपनी एक कमेटी बनाकर, एक आदमी के अंदर जैसा आप एक अच्छा आदमी होता है, आप स्टूडियो में बुलाकर उसका इंटरव्यू लेते हैं, सारे लोग मिलकर एक आदमी को, एक मोहल्ले में 10 लोग निकाल ली कि चलो भाई इनके अंदर ये क्षमता है आगे बढ़ने की, सिर्फ मोहल्ले वाले मिलकर उसको आगे बढ़ा देंगे तो हमारे हर मोहल्ले में एक 5 एमएलए बनने के लिए तैयार होंगे, कि वो तो अल्लाह ताला ने उतनी क़ुव्वत हर एक इंसान के अंदर रखा है। सही। तो आपका मतलब ये है कि लोगों को खुद कफील बनाओ, दूसरों के पास मांगने पे मजबूर। 5,000 रुपया आज दे दिया, 10 दिन में खा लिया, खत्म हो गया, फिर वो मांगने देखिए मेरा नजरिया ये है कि पॉलिटिक्स के मामले में मैं कई स्पीचों में, मैंने जेडीएस की स्पीचों में बोला, इंशाल्लाह आगे भी बोलूंगा मैं, 5,000, 10,000, 15,000 देने से किसी का घर नहीं चलता गरीब का। मैं ये कहता हूँ कि 5,000 देने, 10,000 देने से बेहतर है, चाहे वो एमएलए से भी कहता हूँ, जो आने वाले एमएलए हो या प्रेजेंट एमएलए हो या गुजरे हुए एमएलए हो या मिनिस्टर हो, मैं यही कहता हूँ कि लोगों को तिजारत की तरफ रुख करो, उसे कमाने वाला बना दो, तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि वो सारी जिंदगी मरते दम तक के वो वोट तो तुम्हारे हो जाएंगे, वो घर बार तुम्हारा हो जाएगा। 5,000 देने से नहीं मसला हल होता। इसलिए मैंने सियासत में घुसा, मैंने कांग्रेस में भी देखा, जेडीएस में भी देखा। मैंने सोचा कि जेडीएस के अंदर जितना मर्तबा फौरन मुसलमानों को हो या दलित को हो या हिंदू को हो या हर जने को, वो एक नजरे से देखते हैं। अब कांग्रेस ये है, पूरा मेरा खानदान कांग्रेस है, मेरा मामू, मैं, हमारे वाली साहब, हमारा पूरा खानदान कांग्रेस है। मैंने कांग्रेस छोड़कर जेडीएस आने का मकसद ये है कि इंसान को फौरन कैच करके उसके दुख दर्द को सुना जाता है और बोलने का भी मौका दिया जाता है जेडीएस के अंदर। तो इसलिए मैंने जेडीएस के अंदर रुख किया और बहुत से लोग जेडीएस में शामिल हो रहे हैं ताकि लोग मुत्तहिद हो कि फौरन एक हिंदुस्तान को, हमें कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाए और सीएम इब्राहिम साहब को हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शक्ल में भी देख रहे हैं, ताकि लोगों की बातें सुना जाए और सारे लोगों की खिदमत की जाए। कर्नाटक में उसकी जरूरत है इस वक्त। जी, इस वक्त देखिए हर पार्टी अपनी जोरों शोर पर है, बीजेपी भी अपने जोरों शोर पर है ताकि एक मुत्तहिद पार्टी एकदम मुकम्मल सीट लेकर आए, कांग्रेस भी ये है और जेडीएस में भी है। अब मेरा नजरिया ये है, मैं सोच रहा हूँ और सारों चीज देखने के अल्लाह ने इतनी सोच तो दी है कि मैं समझ सकता हूँ, ये तीनों की दौड़ में कोई पार्टी नहीं आएगी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेडीएस। अलायंस होगा तो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि जेडीएस आए और अच्छे काम करे, उसके वक्त तक अच्छा काम करे, फिर कांग्रेस आए, कांग्रेस भी अच्छा काम करे। यानी मखलूत हुकूमत ही बनने का आप अंदेशा लगा के बैठे हैं? नहीं, अंदेश यही देखिए होता है ना कि देखिए टीम में अगर कोई उतरता है, हर आदमी फोकस पर रहता है कि मैं जीतूं, मैं आगे जाऊं, मैं आगे जाऊं। लेकिन मेरे नजरिए से लग रहा है कि कोई पार्टी नहीं सीट, अपनी मुकम्मल सीट नहीं ले आई। यानी हुकूमत कोई पार्टी बनाने के लायक नहीं रहेगी, एक दूसरे का सपोर्ट जरूरी होगा उसमें। जी, कोई तो आपका वहाँ कोलार सिटी से आप जो है
इलेक्शन लड़ने के इसमें है फिराक में? देखिए, क्या है? कुमारस्वामी साहब ने और सीएम इब्राहिम साहब ने कहा कि तुम शिवाजी नगर से खड़ो, और मैंने कहा कि मुझे कोलार मेरा आबो अजदाद हैं कि वहाँ की मेरी पैदाइश है। तो हाईकमान ने कहा कि भी मेहनत करो, इंशाल्लाह हम साथ हैं। तो मेरा अभी फ़िलहाल पॉलिटिक्स, मुझे कोई सीट से, कोई एमएलए से मुझे लेना देना नहीं है। मैं ये सोचा हूँ, चाहे कोलार में खड़ा रहूँ या शिवाजी नगर में खड़ूँ या बेंगलुरु में रहूँ, मैं एक सोच पैदा करना चाहता हूँ आदमी में, कि सोच ये है कि सब ताजिर बने, सब अहमद अली बेग बने, सब विजय मल्लैया बने, सब सीएम इब्राहिम बने, सब अपने अपने मकाम पर वो बड़े बड़े लोग बने। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि देखिए, हर एक सियासत है, जितने पुराने लोग हैं जिनकी उम्रें हो गई 50 साल 60 साल, मरते वक्त भी आज भी उनकी ख्वाहिश है कि एमएलए बनो। मैं चाहता हूं कि भाई तुम एमएलए बन के तुम्हारी उम्र ही खत्म हो गई। मैं चाहता हूं जो एमएलए बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं, तो मैं चाहता हूं उनके बेटों को मौका दो ना, कि यूथ को आगे ले आओ, कि भाई तुम चाहते हो कि मैं बड़ा बनो, ठीक है तुम बड़ा बनो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा दम टूटते टूटते तुम्हारे बेटे को बना के चले जाओ। ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि एक युद्ध बच्चा आ रहा है, उसकी भी सोच एक अच्छी होगी। हमको नौजवानों को भी मौका देना चाहिए ताकि देश को आगे ले जाए। सही बात है। तो आप ग्रास लेवल पे काम करना शुरू कर दिया क्या? नहीं, हमें देखिए इंशाल्लाह 1 साल से पूरा ग्रास लेवल में, सिर्फ कोलार ही नहीं, सारे कोलार डिस्ट्रिक्ट, KGF हो, कोलार हो, बंगारकोट हो, मालूर हो, हमें पिंचनी शक्ल में भी लोगों की, बेवा औरतों की हेल्प कर रहे हैं, हेल्थ के मामले में कर रहे हैं। आपने हेल्थ के मामले में पूछा, हर आदमी ये कहता है कि भाई किसी के घर में तकलीफ है, किसी के हॉस्पिटल का इलाज है, किसी का हार्ट का ट्रांसप्लांट करना है, ये करना है, किसी की किडनी का ऑपरेशन है, लोग परेशान हाल हैं। तो मेरा नज़रिया, मेरी कंपनी का नज़रिया और मेरी सोच, हमने सोचा किसी को लाख रुपए देने से बेहतर है उससे क्यों ना हेल्थ इंश्योरेंस बना दिया जाए। अगर हेल्थ इंश्योरेंस बन जाता है तो वो 40s में क्या अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है। तो हमने एक सोच पैदा की है, लोगों को ये हेल्थ केयर के हिसाब से कैंपेन डालकर लोगों का हेल्थ चेकअप किया जाए, और हेल्थ चेकअप के साथ सारे कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बेंगलुरु के अंदर भी, मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, कभी लोग ये कहते हैं कि भाई बेंगलुरु की बात नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट की बात ही किया। मैं सारे लोगों से जुड़ा हुआ, बेंगलुरु से भी जुड़ा हुआ हूँ, डिस्ट्रिक्टों से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं सोचता हूँ कि लोगों को एक हेल्थ की जरिए से, मैं मालदार अमायदीन शहर से भी कहता हूँ, आप किसी को पैसा देने से बेहतर है किसी फैमिली को बुलाओ, क्योंकि तो एक हेल्थ इंश्योरेंस 5-10 हज़ार में पूरे साल का बन जाता है। मैं अमायदीन शहर से सारे बेंगलुरु के बड़े बड़े जो मालदार लोग हैं, आप पैसा किसी को मत दो हाथ में, एक फैमिली को बुलाओ, सालाना 10 फैमिली को आपने हेल्थ इंश्योरेंस बना दिया, तो आगे जाकर अगर वो बीमार हो गया तो वो आपके लिए दुआएं रहे। क्योंकि तो पैसा हम देते हैं, वो खास तौर से वो मरीज तक पहुंचता नहीं पहुंचता हमको पता नहीं चलता, लेकिन हाँ सीना ठोक के हम कह सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस बनाया तो फला फैमिली के लिए बनाया, चलो आज वो फैमिली कुछ गड़बड़ हुई या कुछ बीमार हुई तो आगे जाके तुम्हारे लिए दुआ भी दी। सही बात है। तो इस तरह से ग्रास लेवल पर तिब्बी सतह पर काम कर रहे हैं, अलग अलग सतह पर काम कर रहे हैं। तो सियासत में आपका आने का मकसद लोगों की खिदमत है या कोई पोजीशन लेकर के फिर बाद में दूसरों की जैसा करना है? देखिए, मैं पोजीशन, मैंने पहले ही कहा मुझे कोई पोजीशन की जरूरत नहीं, मुझे एमएलए का पावर हो, ये अल्लाह ने ऐसा ही, बहुत सारे लोग इसीलिए आते हैं ना, नहीं देखिए बोलते हैं, लोगों का दावा होता है, हर एमएलए यही बोलता है, वोट लेने तक बोलता है, उसके बाद 5 साल तक नजर नहीं आता। लेकिन मेरा नजरिया ये है कि हम एमएलए बने ना बने, एक एमएलए कितना कमाएगा, हर आदमी के घर को तो झांक के देख नहीं सकता। एक एमएलए सिर्फ जरूरत वोट की पड़ती है तो वो आता है, सबके पास वो एक स्टेज पे सवर जाता है और लोगों को पैसे बैठता है, चले जाता है। हम ये चाहते हैं कि अगर हमें एमएलए बनना है, इंशाल्लाह अगर मैं बनना है, अल्लाह ने कहा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअती मुल्का मन तशा व तंज़िल मुल्का मिम्मन तशा, कि अल्लाह ने खुद कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल अमर का सेगा है कि हम जिससे चाहते हैं बादशाह देते हैं, जिससे चाहते हैं बादशाह खींच लेते हैं। ये अल्लाह के इख्तियारात हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है इन्नमल आमालु बिन्नियात, लोगों की नीयत भी ज़रूरी है कि भाई नीयत पर अल्लाह के दारो मदार होते हैं। मैं यहाँ पर मीडिया के सामने एक बात कह रहा हूँ, पीछे एक बात कह रहा हूँ की बात नहीं। मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद सिर्फ लोगों को, अगर मैं मालदार बन सकता हूँ, मैं ताजिर बन सकता हूँ, मैं करोड़पति बन सकता हूँ, तो मेरी ये सोच है कि हर गरीब भी मालदार और करोड़पति बन सकता है। तो इंशाअल्लाह उसको करोड़पति बनाने तक, उसको मालदार बनाने तक, उसको एक ताजिर बनाने तक
इंशाल्लाह मैं, मेरी पूरी टीम, मेरी सारी ग्रुप काम करेगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन गिरामी, लंबा वक्त हो चुका है और लंबा तिवालत होगी तो आप देखेंगे भी नहीं, बोर महसूस करेंगे, लेकिन मैं आपको तकलीफ़ देता रहूँगा, अलग अलग मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी, आपके साथ बना रहेगा रिश्ता इंशाअल्लाह ताला। सियासत की भी बात हुई, ग्रास लेवल सतह पर आपकी जो हो रही है, लेकिन एक आपकी और भी सोच है उलमा इकराम के सिलसिले में, लेकिन वो एक लंबा मौजू है जी। मैं उसके लिए अलग से ही आपसे वक्त लूँगा इंशाअल्लाह, हम आपके पास पहुँचेंगे या फिर जो है आपको तकलीफ़ देंगे। तो नाज़रीन गिरामी, हमारे नौजवान हैं जो इस वक्त सियासत में जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है और कई सालों से जो है लोगों की खिदमत भी करते आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपी हैं, वो छुप करके ही करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने उसको ज़ाहिर भी नहीं किया। अल्लाह उसको कबूल फरमाए। इंशाल्लाह फिर तकलीफ़ दूंगा आपको इंशाल्लाह ताला आवाज़ से इंशाल्लाह ज़रूर। मुझे और मेहमान को यहाँ पे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।